श्योर मैम। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव, भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा आयोजित इस तिब्बत जन जागरूकता अभियान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच विगत 22 वर्षों से तिब्बत की आजादी और पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है, लोगों में जन जागरण और चेतना पैदा कर रहा है, मानवता के पक्ष में अपनी बात को मजबूती के साथ सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। आज भारत तिब्बत सहयोग मंच न केवल भारत में अपितु एक विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में अपना जगह बना चुका है, जिससे लाखों स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं और रात दिन तन मन धन से इसके उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। भारत तिब्बत सहयोग मंच का यह दृढ़ विश्वास है कि अगर विश्व में शांति, समन्वय, सद्भाव और बंधुत्व की भावना बनी रहेगी तो मानवता बची रहेगी और संपूर्ण समाज का सर्वांगीण विकास व उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तिब्बत की आजादी, पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के साथ ही साथ मानवता की रक्षा के लिए एक बृहद सामाजिक जन जागरण करना है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम समाज को आत्मनिर्भर भारत एवं उन्नत भारत अभियान के प्रति प्रेरित करने के साथ ही साथ लोगों को चीन की विस्तारवादी तथा अमानवीय नीतियों से भी परिचित करवाएगा, ताकि चीन के कुकृत्यों को विश्व पटल पर भी उजागर किया जा सके। तिब्बत जन जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका अमूल्य सहयोग अपेक्षित है। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि पिछले हफ्तों रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जी डी बख्शी जी ने तिब्बत की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है विषय पर संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार में सलाहकार के तौर पर सेवारत प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी ने तिब्बत की स्थिति और भारत की भूमिका विषय पर तिब्बती युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोनपो धुंदुप जी ने तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था विषय पर तथा भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक श्री जिग्मे सुल्टिम जी ने निर्वासित तिब्बतियों की दशा और दिशा विषय पर अपने गहन विचार प्रस्तुत किए थे। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप भारत तिब्बत सहयोग मंच के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जाकर अवश्य देखें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका यह छोटा सा योगदान तिब्बत जन जागरूकता अभियान को सफल बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज की परिसंवाद का शीर्षक है तिब्बती जन क्रांति दिवस 10 मार्च। इस महत्वपूर्ण शीर्षक पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं निर्वासन में रह रही एक प्रसिद्ध तिब्बती राजनीतिक गैरी डोल्मा जी, जो 1980 के दशक की शुरुआत से ही सक्रिय हैं। गैरी डोल्मा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। आपका जन्म 1964 में भारत के कलिंगपोंग में हुआ। आपने सेंट्रल स्कूल फॉर तिब्बतन्स दार्जिलिंग में अध्ययन किया और 1981 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आपने पंजाब विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में बीए और दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। आपने दार्जिलिंग और चंडीगढ़ में अपने छात्र जीवन के दौरान विभिन्न छात्र समूहों और समितियों के माध्यम से छात्राओं, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, तिब्बती छात्रों और तिब्बती महिला छात्रों का प्रतिनिधित्व किया। आपने उसी समय के दौरान चंडीगढ़ में क्षेत्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस के लिए काम किया और बाद में केंद्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस में शामिल हुई। आपको केंद्रीय टीवाईसी के कार्यकारी सदस्य के रूप में चुना गया और 80 के दशक के अंत में 2 कार्यकालों के लिए आपने सूचना सचिव और संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया। आप 26 साल की उम्र में निर्वासन में तिब्बती संसद के लिए चुनी गई थी और 1991 से 2011 तक लगभग 2 दशकों तक संसद के सदस्य के रूप में और डिप्टी स्पीकर के रूप में तिब्बत के इतिहास में एक तिब्बती महिला द्वारा सर्वोच्च पदों पर सेवा करने का श्रेय भी आपको जाता है। आपने 2011 में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की, लेकिन बाद में आपने वापस ले लिया। चुनाव के बाद आपको सीटीए के गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 2020 में आपने एक बार पुनः सिक्योंग के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। आप अंतर्राष्ट्रीय नेपाली संस्कृत परिषद द्वारा प्रस्तुत नारी शक्ति पुरस्कार, महाराष्ट्र दलित साहित्य अकादमी द्वारा उत्तम नागरिक पुरस्कार और गोवा राज्य द्वारा प्रस्तुत भारत की शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। आप वर्तमान में सीटीए के सुरक्षा मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। गैरी मैम, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। मैम, कृपया अपना व्याख्यान शुरू करें।
पहले तो डॉक्टर श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ऐसे एक मौका दिया कि इस माध्यम से मैं अपनी बात को आप सबके सामने रख सकूं। तो आज की इतना ज्यादा अपने आप को करवाई, अपनी माँ के यहाँ दिल्ली अ, माँ के पास आई हूँ। और क्योंकि भारत तिब्बत सहयोग मंच और भारत तिब्बत सहयोग मंच जिस विषय को, जिस मुद्दा को उठा के आगे जाए, उसका मैं नमन करती हूँ, आधार करती हूँ। तो मेरे लिए जो है कि जब पंकज जी ने कहा कि 2 दिन में आपने ये एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम में भाग लेना है, तो मैंने सोचा भी नहीं, मैंने कहा बिल्कुल हाँ। तो देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी कि हम लोग सब एक दूसरे को जानते तो है, पर हम कितनी अच्छी तरह एक दूसरे को पहचानते हैं। जी जी। क्योंकि हम सब का एक कहानी है, और हम सब का जो एक सपना है, जो हमारी, मैं समझती हूँ कि अपने हमारे सपने जोड़े हुए हैं। तो किस तरह जोड़े हुए हैं? जैसे आपने मुझे अभी जब इंट्रोड्यूस किया, तो आपने बहुत सही कहा कि मैं दार्जिलिंग में मेरा जन्म हुआ। मेरी फैमिली जो है, मेरे पेरेंट्स तिब्बत से, परम पूज्य दलाई लामा जी जब हिंदुस्तान में 1959 में जब एक्साइल में उनको आना पड़ा, तो जी मेरी स्वर्ग पिताजी उनके पीछे पीछे अपनी परिवार को लेके भारत पहुंचे थे। बट भारत पहुंचने से पहले ये नहीं था कि चलो भाग के चलो, ऐसा नहीं था। जैसे अभी हम आजकल यूक्रेन में भी देख रहे हैं, जिस तरह लोग अपनी जो देश, अपनी जमीन को बचाने के लिए, आक्रमण से बचाने के लिए उनका क्या भाव है, क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, आजकल टीवी के माध्यम से देखा जाता है। तो जब कम्युनिस्ट चाइना, ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो इन्होंने जब मेरे देश तिब्बत में आक्रमण शुरू किया था, एक तो पहले वो लोग आए, कहे कि हम आपको लिबरेट करने आए हैं, हम आपकी सहायता करने आए हैं, मीठी मीठी बातें करके। ये चीन का एक टैक्टिक है कि वो पहले आपकी घर के अंदर आएंगे। तो उस तरह जो है वो अंदर आना, उन्होंने पेनिट्रेशन शुरू किया। स्लोली जब लोगों ने, हमारी तिब्बत के लोगों ने, उनकी जो एक फोर्स्ड ऑक्यूपेशन था, फोर्स्ड प्रेजेंस जो हमारे देश में था, उसके खिलाफ जो है रिवोल्ट किया। मेरी फैमिली जो है, जब हम तिब्बत की बात करते हैं, कोई लोग सोचते हैं कि तिब्बत जो है एक छोटा सा, जैसे लद्दाख सोचा। हालांकि लद्दाख बहुत ही सुंदर हिंदुस्तान का एक अंग है, बट ऐसे ही हिसाब में कि आप किन्नौर सोचते हैं या कि लद्दाख सोचते हैं कि ऐसे ही कुछ एक छोटा सा सुंदर चांगरीला का एक छोटा सा देश है, नहीं। अभी जो हम चीन, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जब मैप देखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो 2/3 जो है तिब्बत का है, हमारे देश है जो कब्जा किया हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा मास लैंड है कि यूरोपियन देशों से 2-3 टाइम्स साइज में बिगर है। और हमारी देश के लोगों ने, तिब्बत के लोगों ने चाइना के खिलाफ में हथियार उठाया,
उनकी जो इन्वेजन है उसको रोकने का बहुत कोशिश किया। चाइना के तिब्बत को इन्वेजन करने के दौरान ये एक रिकॉर्डेड नंबर है कि 1.2 million Tibetans have died as a direct consequences of Chinese invasion of Tibet. हमारी तो लड़ाई हुई थी। तो मैं जब बचपन में छोटी जब थी तो मैं सुना करती ही थी अपनी माता जी पिताजी से। और मैं डॉक्टर श्रीवास्तव साहब आज आपको कहना चाहूंगी, क्योंकि एक तो हमारी 10th मार्च भी आ रही है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी आ रहे हैं। मेरी परिवार में जो है हमारी मैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ तिब्बत से थी जी। मेरे परिवार जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ तिब्बत, जिसको हम अभी खम्पा कहते हैं। तो बेसिकली सीन एज वॉरियर्स आल्सो। तो मेरी पिताजी या मेरी परिवार जो है, जो हमारी मुल्क है तिब्बत में, उसको न्यारोंग कहते हैं। उसका जो है कि था वहाँ वो चिफ्टन के रूप में थे। तो फिर जब कम्युनिस्ट चाइनीज आए थे तो एक तो मेरी पिताजी और मेरी दो माँ है जी। मेरी माँ दो माँ जो है बहनें हैं। तो हमारी तिब्बत में भी ऐसे ट्रेडिशंस भी थे कि फैमिली मैरिज जो है दो परिवार के बीच होते थे। तो मेरी माँ की तरफ जो परिवार थे उसमें वो लोग दो बहन थे और लड़का नहीं था। तो ऐसे करके दो परिवार को जोड़ के मेरी 2 mothers आई हैड। तो मेरे पिताजी और मेरी बड़ी माँ को चाइना वाले, अब मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट उनको कैप्टिवेट करके ओवरटेक करके रखा हुआ था। तो फिर इतिहास में है कि हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल में है कि मेरी छोटी माँ ने, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आई, जैसे हम झांसी रानी की बात करते हैं उसी प्रकार मेरी छोटी माँ ने जो है, क्योंकि अब उनके कंधे पे आई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उन्होंने ही एक आर्म्ड जो रेजिस्टेंट चाइना के खिलाफ उन्होंने हमारे इलाके में उन्होंने लीड किया था। तो ऐसे ही करके वो लोग फाइट करते 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 और फिर बाद में मेरे पिताजी और बड़ी माँ को भी वो लोग रिहा कर पाए थे। तो ऐसे ऐसे करके वो लोग ग्राउंड लॉस्ट होके फाइट करते 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 करके अब अनफॉर्चुनेटली ऑक्युपाइंग फोर्सेस जो है ओवरटेक करे। तो जब वो लोग हिंदुस्तान पहुंचे तो उनका भी यही था कि हिंदुस्तान में क्यों जाएंगे वो लोग, हिंदुस्तान में परम पूज्य दलाई लामा जी क्यों आए। क्योंकि जब आपके घर में तकलीफ होते हैं, जैसे आपकी बहन किसी के घर है, अगर तकलीफ हुआ तो किसके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। उसी प्रकार जो है कि यहाँ हिंदुस्तान में आना, क्यों कोई दूसरे देश में नहीं। एक ये था कि एक पुकार लेके, एक आशा लेके मैं समझती हूँ परम पूज्य दलाई लामा जी 1959 में हिंदुस्तान पहुंचे। और मैं जैसे फर्स्ट जनरेशन जो टिबेटन रेफ्यूजी फैमिलीज में पैदा हुआ, और जो कुछ भी आज मैं हूँ आपके सामने मैं बात कर पा रही हूँ, और छोटा जितना भी हो मैं अपनी जो तिब्बती संस्कृति आप कहे या कि हमारी एग्जिस्टेंस जो है उसमें थोड़ा सा भी जितना कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, तो परम पूज्य दलाई लामा जी की आशीर्वाद से और हिंदुस्तान की सरकार की जो उन्होंने साथ दिया परम पूज्य दलाई लामा जी के। जैसे आपने कहा कि मैं सेंट्रल स्कूल फॉर टिबेटन्स में मैंने शिक्षा प्राप्त की। तो
मैं उस जनरेशन टिबेटन हूँ जिसने अपना खुद का देश कभी देखा नहीं। और हमारी आशा है कि, और हम प्रार्थना करते हैं कि परम पूज्य दलाई लामा जी, 14 दलाई लामा जी द ग्रेट के आशीर्वाद से उन वो लीड करे और हम लोग सब अपनी देश वापस जा सके। नो 1959 में परम पूज्य दलाई लामा जी जब हिंदुस्तान आए तो उसके इमीडिएट पहले का कुछ घटनाएं हुई थी। हम सब जानते हैं कि मार्च 31 के करीब हिज हॉलीनेस दलाई लामा हिंदुस्तान पहुंचे। तो चीन का क्या था कि उनका हमेशा से है कि परम पूज्य दलाई लामा जी को अगर वो लोग कैप्टिवेट करे, उनको कंट्रोल करे, तो तिब्बत में उनका कंप्लीट कंट्रोल तब आता है। तो लोगों को ये एकदम क्लियर एक इंडिकेशन मिला था मार्च के आसपास 1959 में, जबकि चीन की जो वहाँ लीडर्स थे, तो उन्होंने हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी को एक इनविटेशन भेजा। इनविटेशन क्या था कि एक प्रोग्राम में आप आइए अटेंड करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। बट ये प्रोग्राम कहाँ था? चाइना का मिलिट्री कैंप के अंदर। और दूसरी बात क्या है कि परम पूज्य दलाई लामा जी आप केवल अकेले ही आएंगे। तो ये सब वजह से भी लोगों के मन में क्लियर था कि चीन क्या चाहते थे, और सबको ये था कि परम पूज्य दलाई लामा जी का लाइफ इज नॉट सिक्योर्ड एट दैट टाइम। तो लोगों ने जब सुना ये बातें, और खास करके ये जब बात हुई थी तो हिज होलीनेस ल्हासा में थे, तो वहां जब लोगों ने सुना तो ये लोग सब परम पूज्य दलाई लामा जी के जो पैलेस थे उसके बाहर लाखों लोग पहुंच गए। वॉलेंटरीली वो लोग आ गए। वो लोग कहने लगे कि नहीं, हम नहीं चाहते कि परम पूज्य दलाई लामा जी कहीं भी ऐसे करके चीन के जो इनविटेशन भेजा है उस पे जाए। और दूसरी बात यह है कि उस दिन 10 मार्च 1959 में जब तिब्बत के लोगों ने एक आवाज उठाई, क्रांति की आवाज उठाई, तो उस आवाज में तिब्बतियों ने कहा कि चीन वापस चले जाओ, तुम अपने देश चले जाओ, हमारा देश छोड़ो। तिब्बत तिब्बतियों का देश है। और परम पूज्य दलाई लामा जी, मे हिज होलीनेस द दलाई लामा लिव फॉर एवर, लिव लॉन्ग हिज होलीनेस द दलाई लामा। तो ये एक आवाज जो था इंटायर टिबेट से, और इन द कैपिटल ऑफ टिबेट, ये आवाज जो है एक हमारी रिवोल्यूशन का आवाज था। ये एक अपराइजिंग और रिवोल्यूशन फॉर टिबेटन फ्रीडम मूवमेंट 1959 में जो हुआ था। तो उसी दिन को जो है हम लोग अपना टिबेटन अपराइजिंग डे करके हर साल मनाते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि जल्दी ऐसे एक दिन आए कि हम इस दिन को जो है ल्हासा में हम लोग सेलिब्रेट कर पाए, एक जरूर आएगा, आजादी के जरूर आएगा मैम। माहौल में। बिल्कुल जी, प्लीज वी ऑल प्रे। और ना हमें एक ये भी है कि सोचने वाली बात एक ये है कि देखिए, पहले तो आजकल की जो माहौल, जियो पॉलिटिक्स का सिचुएशन चल रही है, तो शायद डायरेक्टली आज की टॉपिक के साथ कितना रिलेटेड हो नहीं हो डॉक्टर साहब, बट मैं जी रियली हिंदुस्तान और हिंदुस्तान को मैं आज दोबारा कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आप एक न्यूक्लियर पावर है, एंड आई एम सो प्राउड कि ये बहुत ही सही निर्णय भारत सरकार ने ली थी। मुझे आज भी याद है कि 19 शायद 98 में था कि जब थैंक यू। पोखरण 2 का टेस्टिंग हुआ था ना जी। जी 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 जी। तब प्राइम मिनिस्टर श्री वाजपेयी साहब थे, बिहारी वाजपेयी साहब थे, जी जी और जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो है डिफेंस मिनिस्टर था।
जब टेस्टिंग हुई, जब अनाउंसमेंट आई, मैं तो इतना खुश हो गई कि नेक्स्ट डे मैं उस टाइम दिल्ली में थी, तो हम लोग जो है, वाजपेयी साहब जो है उस समय प्राइम मिनिस्टर का पब्लिक दर्शन होता था, हम लोग सब वहां पहुंच गए उनको कंग्रेचुलेट करने के लिए, हिंदुस्तान के साथ जो है खड़ा होने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी, मुझे आज की जो जियो पॉलिटिक्स को देखकर लगता है कि ये बहुत अच्छा निर्णय लिया था। अब इसमें ज्यादा मैं नहीं जाऊंगी, बट क्योंकि उस टाइम जब ये जो न्यूक्लियर टेस्ट हुई भी थी, उस टाइम एक लेटर लीक हुआ था मीडिया में। वो लेटर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट के नाम में एक लेटर भेजा था। तो उसमें लेटर में कहा गया था वेरी क्लियरली कि हमको ये न्यूक्लियर पे जाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमारी नेबरिंग स्टेट्स, स्पेशली उन्होंने क्लियरली नाम नहीं लिया बट चाइना के ऊपर की थ्रेट परसेप्शन का इंडिकेट किया। और मैं समझती हूँ कि आज भी ये थ्रेट परसेप्शन चेंज नहीं हुआ है। तो एक तरह से देखिए, शायद डॉक्टर अग्निहोत्री साहब ने भी पहली बात रख चुकी है, जी बख्शी जी। साहब ने भी रखी है, तो मैं उसी बात को ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगी। बट मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान का आज और कल, तिब्बत का आज और कल दोनों जोड़ी हुई है। हम संस्कृति से भी जोड़ी हुई है और हमारी पॉलिटिकल फ्यूचर एज पीपल भी जोड़ी हुई है। और खास करके तिब्बत के मामले में जो है कि हम लोगों को एक बात ये भी रखना मैं चाहूंगी, इसके आज के दिन हमें क्रांति करना है, हमें लोगों के बीच में अपनी मैसेज पहुंचाना है। खास करके हिंदुस्तान ऐसे एक देश है, ऐसी एक आप एक मिसाल है। अब दुनिया में अगर आप देखते हैं तो आप हिंदुस्तान का फ्रीडम मूवमेंट को आप जब देखते हैं तो आप इंस्पायर हो सकते हैं। और आज भी मैं समझती हूँ कि वो सीड जो एक क्रांति का है, एक मानवता के लिए है, एक जो इक्वालिटी के लिए जो हिंदुस्तानों के बीच में बसी हुए है, उसको जागृत करके हम तिब्बतियों जो है अपील करना चाहते हैं कि प्लीज हमें आपका जरूरत है, आपका साथ हमें चाहिए करके। एक तो मैं ये कहना चाहूंगी। दूसरी जो है कि देखिए, परम पूज्य दलाई लामा जी, परम पूज्य दलाई लामा जी ने रिपीटेडली कहा है, और मैं जो जिनको हम सब मानते हैं कि अभी नाउ समय जो है बदल रहा है। इस सेंचुरी को हमें एक नेगोशिएशन और पीस एफर्ट, जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, इश्यूज है, उसको हम पीसफुली थ्रू नेगोशिएशन हमें सलाह करके रास्ता निकालना चाहिए। जी और उसमें we all believe that through negotiation, through dialogue, a lasting solution can be held. तो हिंदुस्तान के लिए भी कि जो सिक्योर्ड हिंदुस्तान जो चाहते हैं कि आप अपनी जनरेशन्स, आगे वाले जनरेशन्स को एक सिक्योर्ड फ्री हिंदुस्तान के लिए भी आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं चीन के साथ बात करना पड़ेंगे, हमको भी करना पड़ेंगे। और जब हम बात करेंगे तो इतिहास को गवाह रख के, सच को गवाह रख के कि हिंदुस्तान का कोई सीमा चीन के साथ नहीं पड़ता है, नहीं है। हिंदुस्तान का सीमा तिब्बत के साथ था। और यदि हम कल के लिए बात करेंगे भी, इस सच को हमें मान्यता देके हमें जाना चाहिए, मैं समझती हूँ। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूंगी डॉक्टर श्रीवास्तव साहब, क्योंकि जितने लोग ये चैनल आपका देख रहे हैं शायद मुझसे ज्यादा पहले स्पीकर्स को भी सुन चुके हैं। और माननीय भाई साहब इंद्रेश जी
जी। का आशीर्वाद से हम लोग सब जागृत है, तिब्बत के बारे में भी जानते हैं। तो मैं यही अपील करूंगा कि इस तिब्बतन नेशनल अपराइजिंग 10 मार्च को दोबारा हम तिब्बत की जो इशू है उसको जो है हर हिंदुस्तान के परिवार के पास हम पहुंचा पाए। और मैं साथ साथ में याद करना चाहूंगी, अभी इस समय जो तिब्बत के अंदर जिनके मानव अधिकार का भी कोई राइट्स नहीं मिलता है, आज भी चीन के जेलों में हमारे क्रांतिकारी लोग सजा काट रहे हैं। कोई लोग सोचते हैं कि तिब्बती लोग बहुत शांति है, तिब्बत के अंदर शायद लोग पीसफुली बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है, अभी जेल के अंदर भी बहुत लोग हैं। और आप आज के दिन भी आप ल्हासा में, आप जैसे हम यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट में हम निकल के, आप जो भी आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि यदि सरकार का कोई भी मुद्दा वजह हो या ना हो आपको अच्छा नहीं लगता है, आप खुले आम करके आप बोल सकते हैं। बट आज भी तिब्बत में वो नहीं है, वो अधिकार नहीं है। फिर भी कुछ दिन पहले भी हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिला है कि फिर एक तिब्बती ने अपने आप को जला के सेल्फ इमोलेशन करने का प्रयास किया था। अभी इतना हालत हुआ है कि वो उसने जब सेल्फ इमोलेशन करना शुरू किया, करते ही वहां चाइना का आर्मी लोग पहुंच गए और उसको कहाँ ले गए, कहाँ उठा के कहाँ ले गया, वो कहाँ है किसी को नहीं पता है। तो ऐसी हालत में भी लोग अपना देश के लिए जो वो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, बट उनकी आवाज जो है बाहर ज्यादा नहीं पहुंच रहे हैं। और उन सबको मैं याद करना चाहूंगी और उनको कहना चाहूंगी कि हम तिब्बतियों जो तिब्बत के बाहर है, हम उनके साथ है। और मैं अपनी हिंदुस्तान का भाइयों और बहनों को कहना चाहूंगी कि हमें सुरक्षित होना है तो हमें चाइना को फेस करना ही होगा, आज नहीं तो कल। इसमें हम लोगों को थोड़ा सा और डीपली सीरियसली हमें सोचना चाहिए। और मैं अपील करना चाहूंगी अपनी हिंदुस्तान की सरकार को। हम लोग बहुत साल से कहते आ रहे हैं कि जो नीति भारत सरकार ने तिब्बत के प्रति रखी गई है उसको जो है बदलना चाहिए करके हम लोग अभी तक सुनते आ रही है। मैं समझती हूँ कि आज भारत में, दिल्ली में ऐसी एक सरकार है जिसमें हिम्मत है, जिसमें एक डिसीजन मेकिंग पावर और विल है। तो अगर इतिहास बदल सकता है तो आज इस समय बदल सकता है। तो मैं ये भी अपील करती हूँ कि तिब्बत को जो है एक ऑक्युपाइड नेशन जो तिब्बत है उसको जो है हम माने। और फिर एक सोल्यूशन तिब्बत के लिए भी और हमारी भारत की जो सीमा में जो लोग रहते हैं वो लोग भी सुरक्षित हो जाए। और आज के दिन साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अभी मुझे इंफॉर्मेशन मिला कि यूक्रेन से जो भी हमारी हिंदुस्तान की स्टूडेंट्स या बच्चे लोग वहां थे तो वो लोग भी अब आने लग गए हैं वापस। और मेरी प्रार्थना है कि मे पीस रिटर्न में हमारे अपने बच्चे हैं जो जो लोग भी बाहर है सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम एक कुछ प्रश्न आपसे। जी जिस तिब्बत की स्वतंत्रता के संबंध में जी निर्वासित तिब्बती सरकार और चीन के मध्य जो कुछ वार्ताएं जी हुई, जो कुछ महत्वपूर्ण वार्ताएं हुई हो उसके बारे में जी हमें कुछ अवगत कराएं। जी।
देखिए, ये जो है फ्यू स्टेजेस में ये है। इसमें एक बड़ी बात तो शायद 1987 में था कि परम पूज्य दलाई लामा जी ने एक पहली प्रपोजल एक दी। हिज होलीनेस ने 5 पॉइंट पीस प्रपोजल। जी तो 5 पॉइंट पीस प्रपोजल में एक तो हिज होलीनेस द दलाई लामा ने ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन को रुकना चाहिए। चीन चाइना शुड स्टॉप ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। जी क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि मंचूरिया में क्या हुआ था, तिब्बत में भी वही शुरू हो गया है कि केवल एक देश या एक जमीन को तिब्बत बोलने से तिब्बत नहीं रहता है। वहां के लोग, वहां की उनकी लैंग्वेज, संस्कृति, कल्चर, नेशनल आइडेंटिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना क्या कर रहा है कि एक सिस्टमेटिक एफर्ट कि तिब्बतियों को चीनी बनाने का एक एफर्ट चल रहा है। तो हिज होलीनेस ने ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन रुकवाने के लिए, दूसरी जो है एनवायरनमेंट के लिए जो है, हम लोग सब जानते हैं कि तिब्बत को थर्ड पोल भी कहा जाते हैं, और डिफॉरेस्टेशन ऑफ तिब्बत। तो एनवायरनमेंट की इश्यूज को भी हिज होलीनेस ने उठाया था। और फ्रीडम, रिस्टोरेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स इनसाइड तिब्बत। और हिज होलीनेस ने नेगोशिएशन के ऊपर भी हिंट किया था। तो नाउ आफ्टर, मैं अब एकदम ज्यादा वो शायद मैं टेक्निकल में ज्यादा जा रही हूँ, तो आई जस्ट से कि लास्ट जो हमारी डायलॉग जब हुई थी जी चीन के साथ, तो लास्ट हुआ था 210, 2010 से रुक गई है जी। 2010 में लास्ट था। और उस टाइम जो है कि चीन ने कहा था कि आप तिब्बतियों के साइड से आप बताइए कि जब आप कहते हैं कि आपको जेन्यून ऑटोनॉमी, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि देखिए, हम विद इन द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन भी रहने के लिए तैयार है, पर हमें क्या चाहिए कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, हमको ऑटोनॉमी चाहिए, हमको जेन्यून ऑटोनॉमी चाहिए। एक्चुअली चाइना के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी ऑटोनॉमी की बात तो करते हैं, बट लिखित में करते हैं, प्रैक्टिकली नहीं है। तो हमारे यही था कि हम हमको जेन्यून ऑटोनॉमी दीजिए। तिब्बत जो है, ऑल तिब्बतन एरिया, जो भी तिब्बती लोग हैं, हमें एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन में रहने का, हमें ऐतिहासिक हमारी राइट है, ये हमें मिले। और ऐसे ये मोटा मोटी ये था, और बातें हुई थी, और लास्ट 210 में था। ये शुरू हुआ था 202 से 210 तक गया था जी। जी 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 और आप। जब हमने उनको क्लियरली रिटर्न में दे दिया था कि जेन्युइन ऑटोनॉमी का मतलब ये है करके, उनको रिटर्न में दे दिया था, उसके बाद में, क्योंकि उनका तो, अब मेरी एक पर्सनल व्यू है कि एक तो पॉलिटिकल विल होना चाहिए कि हाँ, सचमुच में हम क्या एक बातचीत करके एक रास्ता निकालने के लिए, अगर पॉलिटिकल विल है तो एक बात है। बट चीन के साथ में क्या है कि मुश्किल काम है ये, बातें तो करना है, बट उसको विश्वास करना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि जैसे अभी रिसेंटली अपना फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जितने भी चीन के साथ हमने एग्रीमेंट किया, वो खुद उसको ब्रेक करते हैं। तो इसी प्रकार हमारा जब नेगोशिएशन भी हुआ था शुरू, तो उस टाइम हमें याद भी करना है कि ओलंपिक्स भी होने वाला था 208 में। तो अपना जो एक एडवांटेज को भी देख के हो सकता है, बट बातें शुरू की, बातें रुक गई, और 210 से अभी तक हमारी ऑफिशियली जो नेगोशिएशन वाली बात जो है, अभी रुकी हुई है। जी जी मैम, शायद उस समय आपके भाई ही जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। जी 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 जी
जी जी, मेरे सबसे बड़े भाई साहब जी 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 परम पूज्य दलाई लामा जी का स्पेशल दूत था, जी 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 स्पेशल एनवॉय टू हिज होलिनेस द दलाई लामा। तो वो ये डेलीगेशन को लीड कर रहे थे जी। जी, बट सफलता नहीं हुई है। जी जी मैम, लेकिन 2000 मैम, एक 11वें पंचन लामा, उनका जी पूरा परिवार रहस्यमय ढंग से गायब हो गया 1995 में। उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया, और शायद उन्हें हम कह सकते हैं कि वो 11वें पंचन लामा सबसे कम उम्र के राजनीतिक कैदी हैं। उनकी रिहाई के लिए सीटीए द्वारा अगर कुछ प्रयास किए जा रहे हो अंतर, तो कुछ जी, अवगत। देखिए, हाँ जी, सीटीए इस इस एफर्ट्स में लगी हुई है। और मैं बहुत आभारी हूँ कि बहुत देशों के, स्पेशली ह्यूमन राइट कमीशंस, वो लोग भी लगे हुए हैं। आज के दिन हमको एक्चुअली 100% कॉन्फिडेंटली कहना कि पेंशन लामा जी जीवित है बहुत मुश्किल है। हम लोग आशा करते हैं कि वो है, पर किसी ने उनको लास्ट ओवर 20 years हो गए, उनको देखा नहीं किसी ने। जी जी परम पूज्य दलाई लामा जी ने जिस टाइम उनको रिकॉग्नाइज किया कि पेंशन रिम्बुचे का रिइंकार्नेशन है करके, सो ही, यस, he was kidnapped जी at the age of 6, I think, if I'm correct. जी 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 And since then, and he's been the youngest political prisoner of conscience. जी तो जी। आज तक नहीं। तो चीन ऐसा ही है। हम्म। तो तो मैम, तिब्बत के को विस्तारवादी चीन के चंगुल से आजाद करवाने में भारतीय युवा अपना किस प्रकार योगदान कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई मार्गदर्शन करें। देखिए, तिब्बत की लड़ाई पहले तो खुद तिब्बतियों को लड़ना है। तो एक तो मैं बहुत क्लियरली समझती हूँ कि वी हैव टू फाइट आवर ओन फ्रीडम स्ट्रगल, जी द टिबेटन्स। बट यस, अगर एक देश है, एक परिवार है जिसकी तरफ हम देखते हैं, तो वो हिंदुस्तान है। जी तो हिंदुस्तान के युवा को मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी आज और कल तिब्बत और हिंदुस्तान का जोड़ी हुई है। जो तिब्बत की संस्कृति है, जो इतना जोड़ी हुई कि उसको भिन्न अलग करना ही मुश्किल है। तो एक तो जैसे अभी भारत तिब्बत सहयोग मंच का एक मूवमेंट, एक क्रांति आपने शुरू की, तो मैं समझती हूँ कि ऐसी जो कमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस है, इसमें सहयोग दे, क्योंकि केवल एक आदमी अलग से करना मुश्किल है। दूसरी, मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान की सरकार को अपील करे, कन्विंस करे कि चीन के साथ में, और खास करके तिब्बत के ऊपर जो नीति है आज, क्या उसको बदलने का समय आया है कि नहीं। हिंदुस्तान के लाभ में क्या है, और मानवता के नाम में तिब्बत के लिए भी क्या होना चाहिए। तो इस चेंजेस को लाने के लिए मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान के युवा बहुत कुछ कर सकते हैं। मैम, सीटी में आपके गृह मंत्री के कार्यकाल के दौरान 2014 की तिब्बती पुनर्वास नीति भारत सरकार द्वारा तैयार की गई थी, जी जिसमें तिब्बती शरणार्थियों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण की चिंताओं को संबोधित किया गया था। और तो इसके लिए तो आपको बधाई, क्योंकि आपके ही कार्यकाल में ये तैयार किया गया। ओके जी। नहीं तो मैम, इस नीति से जमीनी स्तर पर तिब्बती शरणार्थियों की स्थिति में क्या सुधार हुए? जो नीति बनी इससे कुछ जी जी, डॉक्टर साहब, मैं समझती हूँ कि पहले तो ये बहुत जरूरी था, आवश्यकता थी इसकी कि जी गवर्नमेंट का
तिब्बतियों रिफ्यूजी के प्रति या उनको देखभाल करने के प्रति क्या पॉलिसी है, क्योंकि ऐसे बहुत ओकेजन्स आए थे कि स्टेट गवर्नमेंट भी जानना चाहते हैं कि क्या पॉलिसी है, क्लैरिटी हो। जी जी जी। तो उस हिसाब से कि एक लिखित रूप में एक पॉलिसी होना जो है बहुत जरूरी था। बहुत जो कठिनाई आती थी कभी कि मिस कोऑर्डिनेशन में, ये सब में एक बहुत बड़ा सहयोग हुआ, मैं समझती हूँ। दूसरा जो है कि एक यूनिफॉर्मिटी लाया कंप्लीट हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान एक यूनिफेडरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और तिब्बतियों जो है अलग अलग राज्य में बसी हुए हैं। तो जी कहीं एक दो राज्य थे जहाँ की उनके लिए जो फैसिलिटीज, जो एडवांटेजेस उनको मिल रहा था, एक स्टेट में बहुत अच्छा था तो दूसरी में जो है इतना ज्यादा उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं था। तो इस पॉलिसी के माध्यम से मैं समझती हूँ कि एक तो यूनिफॉर्मिटी ला पाए है, और इसका जो सारा क्रेडिट जो है मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान की सरकार को ही जाना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान की सरकार का एक सोच था उनका। ये सो वी आर ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पॉलिसीज। और नाउ ग्राउंड में जो है जितना उसमें लिखा गया है तो जी वो जी अभी भी यूनिफॉर्मली सारा स्टेट में नहीं हो पा रहा है। जी जी उसमें जी और इम्प्लीमेंटेशन में जरूर देखना पड़ेगा। बट इसमें क्या हुआ है कि देखिए, एक बड़ा बड़ा मैं आपको कह सकती हूँ कि एक्सेप्ट फॉर पॉलिटिकल राइट, दैट इज राइट टू वोट, जी पॉलिटिकल राइट टू वोट को छोड़ के जितनी प्रोग्राम्स भारत सरकार की जो भारतीयों के लिए है उसमें इक्वल आपको पार्टिसिपेशन दिया, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है। जी तो मैं जी तो जी। बहुत आभारी हूँ जी। मैम, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया और अपने विचारों से मैं अनुग्रहित किया। इसके लिए मैं भारत तिब्बत सहयोग मंच की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी आभारी हूँ। भारत तिब्बत सहयोग मंच तिब्बती जन क्रांति के शहीदों के साहस और जज्बे को सलाम और नमन करता है। और मैं डॉक्टर रवि जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप मैम का जो है धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर रवि, अपने आप को अनम्यूट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय मैम, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं, और यह आशा करता हूं कि आपका स्नेह इसी प्रकार से हमें आगे भी मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं डॉक्टर DK सर का भी आभार प्रकट करता हूं कि वह हमारे साथ शुरू से आखिरी तक जुड़े रहे हैं। और आप सभी को तिब्बती राष्ट्रीय जन क्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद शुभकामनाएं। मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, डॉक्टर शर्मा ऑल्सो, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।